Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, स्पोर्ट्स इंजरीज यानी खेलों में होने वाली चोटें, उनकी क्लासिफिकेशन, कॉजेज और प्रिवेंशन के बारे में। खेलों में चोट लगना काफी कॉमन बात है। कोई भी खिलाड़ी चाहे बिगिनर हो या प्रोफेशनल, कभी ना कभी इंजरी का सामना जरूर करता है। इंजरीज का लेवल कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे स्पोर्ट का टाइप, ग्राउंड की कंडीशन, इक्विपमेंट और कभी कभी तो वेदर भी। अगर इंजरी को टाइम पर ट्रीट किया जाए तो खिलाड़ी बहुत जल्दी अपने खेल में वापस आ सकता है। हम स्पोर्ट्स इंजरी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज करते समय बॉडी के सॉफ्ट या हार्ड टिश्यूज का वेयर एंड टियर होना। स्पोर्ट्स इंजरीज को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन इज एक्यूट एंड क्रोनिक इंजरीज। एक्यूट इंजरी वो होती है जो सडनली, अनएक्सपेक्टेडली लगती है, जैसे अचानक गिरना, टकराना या गलत मूवमेंट करना। क्रोनिक इंजरी धीरे धीरे डेवलप होती है। यह इंजरी ओवरयूज, रिपीटेड स्ट्रेस या पुअर टेक्निक की वजह से बनती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक इंजरीज। एक्सट्रिंसिक इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी खेल के बाहर की फिजिकल कंडीशंस या एनवायरनमेंट की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, पुअर ग्राउंड कंडीशंस जैसे फिसलन भरी या अनइवन सरफेस, फॉल्टी इक्विपमेंट जैसे खराब शूज, गलत साइज की बैट, वीक रैकेट, वेदर कंडीशंस जैसे बारिश, बहुत ज्यादा हीट, स्लिपरी ग्रास, डायरेक्ट कोलिजन विद प्लेयर और ऑब्जेक्ट एंड लैक ऑफ प्रोटेक्टिव गियर जैसे हेलमेट ना पहनना, बिना शिन पैड के खेलना आदि। इंट्रिंसिक इंजरीज वो इंजरीज हैं जो एथलीट की बॉडी के अंदर की कमजोरियों, गलत मूवमेंट्स या फिजिकल लिमिटेशंस की वजह से होती है। ये इंजरी बाहर की वजह से नहीं, बल्कि इंटरनल फैक्टर्स के कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल, मसल इम्बैलेंस, वीकनेस इन स्पेसिफिक मसल्स, पुअर फ्लेक्सिबिलिटी, इनकरेक्ट टेक्निक, फटीग, थकान, प्रीवियस इंजरीज एंड ओवरट्रेनिंग। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज हेड टू टो इंजरीज, यानी सिर से पैर तक होने वाली आम खेल चोटें। स्पोर्ट्स में शरीर के किसी भी हिस्से में इंजरी हो सकती है, इसलिए कोचेस और प्लेयर्स अक्सर एक अप्रोच यूज करते हैं जिसे कहते हैं हेड टू टो इंजरी अप्रोच, यानी सिर से लेकर पैरों तक सभी कॉमन इंजरीज को समझना। फॉर एग्जाम्पल, हेड इंजरीज, फेस इंजरीज, नेक इंजरीज, शोल्डर इंजरीज, आर्म एल्बो इंजरीज, wrist hand injuries, back injuries, hip injuries, thigh injuries, knee injuries, lower leg injuries, ankle injuries और foot injuries. Next classification is macro and micro injuries or traumas. स्पोर्ट्स में इंजरीज को अक्सर दो बड़ी कैटेगरीज में समझाया जाता है: मैक्रो इंजरीज और माइक्रो इंजरीज। इन दोनों का फर्क इंजरी के साइज, सेवेरिटी और इम्पैक्ट पर आधारित होता है। इसे और सिंपल तरीके से समझते हैं। मैक्रो इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जो एक बड़े इंसिडेंट, सडन इम्पैक्ट या मेजर एक्सीडेंट की वजह से होती हैं। ये इंजरीज विजिबल, सीवियर और अक्सर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन मांगती हैं। माइक्रो इंजरीज बहुत छोटी, माइक्रोस्कोपिक लेवल की इंजरीज होती हैं। ये एक बार नहीं, बल्कि रिपीटेड स्ट्रेस, कंटिन्यूअस ओवरलोड या ओवरट्रेनिंग की वजह से टाइम के साथ डेवलप होती हैं। इनका पेन हल्का होता है, लेकिन अगर ध्यान न दिया जाए तो ये बड़ी इंजरीज में बदल सकती हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मेजर एंड माइनर इंजरीज। स्पोर्ट्स में होने वाली इंजरीज सेवेरिटी के आधार पर दो कैटेगरीज में बांटी जाती हैं: मेजर इंजरीज और माइनर इंजरीज। दोनों इंजरीज की सीरियसनेस अलग होती है और रिकवरी टाइम भी अलग होता है। चलिए इन्हें सिंपल तरीके से समझते हैं। मेजर इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जो सीवियर, सीरियस और हाई इम्पैक्ट होती है। इनमें पेन ज्यादा, डैमेज बड़ा और रिकवरी धीमी होती है। इन इंजरीज में अक्सर प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। माइनर इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जो माइल्ड, लेस सीरियस और शॉर्ट टर्म होती है। इनमें डैमेज छोटा होता है और रिकवरी जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इंजरीज। हर स्पोर्ट अपनी नेचर और फिजिकल इंटरैक्शन के आधार पर अलग अलग प्रकार की इंजरीज पैदा करता है। स्पोर्ट्स को तीन कैटेगरीज में बांटा जाता है: एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, दो नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स और तीन लिमिटेड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स।
इन तीनों में इंजरी का पैटर्न, कॉज और सेवेरिटी अलग होती है। चलिए इजी भाषा में समझते हैं। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स हैं जिनमें खिलाड़ियों के बीच डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। ज्यादा फिजिकल इम्पैक्ट होने की वजह से सीरियस इंजरीज का रिस्क ज्यादा होता है। एग्जाम्पल स्पोर्ट्स आर फुटबॉल, रग्बी, बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी, आइस हॉकी। नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में प्लेयर्स के बीच डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी इंजरीज होती हैं और ये ज्यादातर ओवरयूज, पुअर टेक्निक या सडन ऑकवर्ड मूवमेंट की वजह से होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स आर रनिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेनिस, जिम्नास्टिक्स, साइकिलिंग, ट्रैक फील्ड इवेंट्स। लिमिटेड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में कॉन्टैक्ट होता तो है, लेकिन कंट्रोल्ड, ओकेशनल और कम इंटेंसिटी का होता है। ये स्पोर्ट्स पूरी तरह सेफ नहीं है, लेकिन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स से कम रिस्क होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ लिमिटेड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स आर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल एंड फील्ड हॉकी एटसेट्रा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स में होने वाली कॉमन इंजरीज को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है: सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज और जॉइंट इंजरीज। चलिए एक एक करके सिंपल तरीके से समझते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज यानी नरम ऊतकों की चोटें। सॉफ्ट टिश्यूज में आते हैं मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, स्किन, ब्लड वेसल्स, नर्व्स की इंजरीज। इन इंजरीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सबसे कॉमन होती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज फर्दर इन टाइप्स में आती हैं। ए, स्प्रेन यानी लिगामेंट की चोट। स्प्रेन तब होता है जब लिगामेंट अपनी लिमिट से ज्यादा खिंच जाता है या आंशिक रूप से फट जाता है। बी, स्ट्रेन यानी मांसपेशी या टेंडन की चोट। स्ट्रेन मसल्स या टेंडन्स पर ओवरलोड या ओवरयूज से होता है। सी, कंट्यूशन यानी नील पड़ना या चोट का निशान। इसमें किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट इम्पैक्ट से ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, जिससे स्किन के अंदर ब्लूइश या ब्लैकिश मार्क्स बनते हैं। डी, अब्रेशन यानी खरोंच लगना। जब स्किन की सुपरफिशियल लेयर किसी हार्ड सरफेस से रगड़ खाकर छिल जाती है तो उसे अब्रेशन कहते हैं। ई, लैसरेशन यानी कटना या फटा हुआ घाव। जब किसी शार्प और रफ ऑब्जेक्ट से स्किन इरेगुलर तरीके से फट जाती है, इसे लैसरेशन कहते हैं। एफ, इंसिशन यानी सीधा और साफ कट लगना। इंसिशन एक क्लीन, शार्प कट होता है जो नाइफ या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लगता है। अब बात करते हैं बोन इंजरीज यानी हड्डियों की चोटों की। बोन इंजरीज आमतौर पर हाई इम्पैक्ट, फॉल या डायरेक्ट ब्लो से होती है। इसमें आने वाली इंजरीज है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटना। बोन में क्रैक या ब्रेक को फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर्स को ब्रॉडली 2 भागों में बांटा जाता है: ओपन फ्रैक्चर और क्लोज्ड फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर, जिसे कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं, में बोन त्वचा को फाड़कर बाहर तक दिखाई देने लगती है या ऐसा घाव होता है जिससे हड्डी बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाती है। आसान शब्दों में, हड्डी टूटकर स्किन को फाड़ देती है और बाहर से दिखाई देती है। इस तरह के फ्रैक्चर में त्वचा में बड़ा ओपन वाउंड होता है। इसमें इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। यह एक सीवियर इंजरी होती है और इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। क्लोज्ड फ्रैक्चर, जिसे सिंपल फ्रैक्चर भी कहते हैं, में बोन टूटती है लेकिन स्किन नहीं फटती। मतलब फ्रैक्चर अंदर होता है लेकिन बाहरी घाव नहीं होता। आसान शब्दों में, हड्डी अंदर से टूटती है लेकिन स्किन बाहर से ठीक दिखती है। फ्रैक्चर कई तरह के होते हैं, हम इन पर एक एक कर बात करेंगे। फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटना। बोन में क्रैक या ब्रेक को फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटना। बोन में क्रैक या ब्रेक को फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटना। बोन में क्रैक या ब्रेक को फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटना। बोन में क्रैक या ब्रेक को फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर यानी हड्डी टूटना। बोन में क्रैक या ब्रेक को फ्रैक्चर कहते हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर, इसमें रिपीटेड स्ट्रेस और ओवरट्रेनिंग से बोन में स्मॉल क्रैक बन जाता है। लास्ट इज जॉइंट इंजरीज। जॉइंट्स बॉडी में वो जगह होती है जहां 2 या 2 से ज्यादा बोन्स आपस में मिलती है। हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स में जॉइंट इंजरीज बहुत कॉमन होती है। जॉइंट इंजरीज कई तरह की होती है, जैसे
ए, डिसलोकेशन यानी जॉइंट का अपनी जगह से खिसकना। जब बोन अपने सॉकेट से बाहर निकल जाती है, इसे डिसलोकेशन कहते हैं। बी, सबलक्सेशन यानी आंशिक डिसलोकेशन। इसमें बोन पूरी तरह सॉकेट से बाहर नहीं निकलती, लेकिन पार्शली शिफ्ट हो जाती है। सी, कार्टिलेज इंजरी यानी जॉइंट के अंदर की गद्दी की चोट। जॉइंट के अंदर कार्टिलेज होता है जो कुशनिंग देता है। ओवरयूज, ट्विस्टिंग मूवमेंट या हाई इम्पैक्ट से कार्टिलेज इंजरी हो सकती है। सबसे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन इंजरी की सेवेरिटी के आधार पर होती है। इसे 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। ये टाइप्स है माइल्ड इंजरी, मॉडरेट इंजरी और सीवियर इंजरी। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आई, माइल्ड इंजरी। इसमें फंक्शन लॉस नहीं होता, स्ट्रेंथ नॉर्मल रहती है, मूवमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता और रिकवरी 1 हफ्ते के अंदर हो जाती है। 2, मॉडरेट इंजरी। इसमें थोड़ा बहुत फंक्शनल लॉस होता है, कुछ मसल्स या टिश्यूज को चोट लगती है, कई बार डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। 3, सीवियर इंजरी। इसमें बॉडी पार्ट का फंक्शन टेम्परेरीली या परमानेंटली लॉस्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा पेन होता है और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट व रेस्ट जरूरी है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। अब बात करते हैं आखिर ये इंजरीज होती क्यों हैं। तो इसके कुछ कॉमन कॉजेज हैं। आई, पुअर कोचिंग या ट्रेनिंग मेथड। गलत ट्रेनिंग टेक्निक्स, ज्यादा लोड देना या गलत तरीके से एक्सरसाइज करना। लगभग 60% इंजरीज की वजह यही होती है। 2, फॉल्टी इक्विपमेंट। गलत या इनएप्रोप्रिएट शूज, क्लोथ्स या गियर भी इंजरीज का मेजर कारण बनते हैं। 3, साइकोलॉजिकल सेटअप। कई बार खिलाड़ी का मेंटल स्टेट ही इंजरी की वजह बन जाता है। अगर एथलीट अपने कॉन्फिडेंस को लेकर अनश्योर हो तो वो गलत मूवमेंट कर सकता है जिससे चोट लग सकती है। 4, मिसमैनेज्ड प्ले फील्ड। अनइवन या ब्रोकन सरफेस, हार्ड ग्राउंड या खराब मेंटेन्ड कोर्ट भी इंजरी के चांसेस बढ़ाते हैं। वी, क्लाइमेटिक कंडीशंस। एक्सट्रीम वेदर भी बड़ा फैक्टर है। ठंडे मौसम में इनएडिक्वेट वार्म अप से इंजरी हो सकती है। गर्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में हीट स्ट्रोक या क्रैम्प्स का रिस्क रहता है। पुअर लाइटिंग में ट्रेनिंग भी डेंजरस साबित हो सकती है। 6, इनएडिक्वेट रिहैबिलिटेशन। अगर किसी पुरानी इंजरी से प्रॉपर रिकवरी नहीं हुई है तो दोबारा इंजरी लगने का खतरा ज्यादा होता है। 7, लैक ऑफ कंडीशनिंग। प्रॉपर फिटनेस ना होना भी एक बड़ी वजह है। कई बिगिनर्स खेल तो खेलते हैं लेकिन कंडीशनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, नतीजा इंजरी। 8, इम्प्रॉपर फर्स्ट एड। माइनर चोट लगने पर अगर तुरंत सही फर्स्ट एड ना दिया जाए तो वो छोटी इंजरी भी सीवियर बन सकती है। सो फ्रेंड्स, इंजरीज अवॉइड करने के लिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस, सही ट्रेनिंग, सही इक्विपमेंट और प्रॉपर रिकवरी प्लान। जैसा कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्पोर्ट्स में इंजरीज का रिस्क तो रहता है, लेकिन अगर कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए तो हम इन्हें काफी हद तक रोक सकते हैं। आइए जानते हैं इंजरी प्रिवेंशन के कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स। 1, प्रॉपर कोचिंग एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग हमेशा साइंटिफिकली प्लान होनी चाहिए। इंटेंसिटी और वॉल्यूम का सही रेशियो, प्रॉपर वार्म अप, कूल डाउन और टेक्निक का सही एग्जीक्यूशन बेहद जरूरी है। कोच को एथलीट की पर्सनल, सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड समझकर ट्रेनिंग डिजाइन करनी चाहिए। 2, प्रॉपर इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग। डैमेज्ड या अनकंफर्टेबल इक्विपमेंट कभी यूज नहीं करना चाहिए। शूज अगर बहुत टाइट या बहुत लूज हैं, तो बैलेंस बिगड़ सकता है और इंजरी का खतरा बढ़ जाता है। 3, साइकोलॉजिकल बूस्ट अप। कोच को हमेशा अपने एथलीट के मूड पर नजर रखनी चाहिए। अगर एथलीट डिमोटिवेटेड है या इंथुजियाज्म की कमी दिखा रहा है तो उसे पहले काउंसल करें, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट परफॉर्मेंस के साथ साथ इंजरी रिस्क भी बढ़ा देता है। 4, वेल मैनेज्ड प्लेइंग सरफेस। ग्राउंड या प्ले फील्ड हमेशा सेफ और वेल मेंटेन होना चाहिए। ब्रोकन सरफेसेस रिपेयर करवाएं, इंडोर एरिया साफ रखें, डैमेज्ड इक्विपमेंट हटाएं और प्लेग्राउंड के चारों ओर सेफ्टी स्पेस जरूर रखें। 5, क्लाइमेटिक कंडीशंस का ध्यान रखें।
वेदर को लाइटली मत ले। एक्सट्रीम कोल्ड या हॉट एनवायरनमेंट दोनों डेंजरस हो सकते हैं। कोल्ड क्लाइमेट में बॉडी के एक्सपोज्ड पार्ट्स जैसे फिंगर्स, ईयर्स, नोज को कवर रखें और वेट क्लोथ्स अवॉइड करें। हॉट क्लाइमेट में बार बार पानी और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स लें। शॉर्ट इंटरवल में ट्रेनिंग करें और समर में ट्रेनिंग सुबह या शाम को करें। 6. कंप्लीट रिहैबिलिटेशन। इंजरी के बाद जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन यानी ग्रेजुअली वापस खेल में लौटना, ये प्रोसेस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ट्रेनिंग। अगर प्रॉपर्ली रिहैब नहीं किया गया तो वही इंजरी दोबारा हो सकती है और इस बार ज्यादा डेंजरस तरीके से। 7. प्रॉपर कंडीशनिंग। एथलीट की फिटनेस इतनी होनी चाहिए कि वो कंपटीशन का लोड आसानी से झेल सके। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी सबको बैलेंस में डेवलप करना चाहिए। 8. एडिक्वेट फर्स्ट एड। अगर चोट लग जाए तो इमीडिएट केयर बहुत जरूरी है। प्रॉपर फर्स्ट एड देने से इंजरी की सेवेरिटी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर इंजरी हो ही जाए तो उसे मैनेज कैसे करें। सबसे पहले शुरू करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज से, जिनमें आते हैं स्प्रेन, स्ट्रेन, अब्रेशन, कंट्यूजन, लैसरेशन और इंसिशन। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स से जुड़ी होती हैं। ये आम तौर पर ओवरस्ट्रेचिंग, ओवरलोड या डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से होती है। अर्ली मैनेजमेंट ऑफ स्प्रेन, स्ट्रेन एंड कंट्यूजन। इनमें से कोई भी इंजरी होने पर सबसे पहला ट्रीटमेंट है प्राइस ट्रीटमेंट। इसमें P stands for प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन, यानी इंजर्ड पार्ट को और डैमेज से बचाना। इसके लिए इंजर्ड पार्ट की मूवमेंट को प्रिवेंट करें और इंजर्ड पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे इमोबिलाइज करें। R stands for रेस्ट, यानी जब तक पेन है बॉडी पार्ट को रेस्ट दे। I stands for आइस, यानी हर 2 घंटे में 15 मिनट तक बर्फ लगाएं, इससे स्वेलिंग और पेन दोनों कम होते हैं। C stands for compression, यानी बैंडेज या इलास्टिक रैप से प्रेशर डालें ताकि स्वेलिंग कंट्रोल हो। And E stands for elevation, यानी इंजर्ड पार्ट को हार्ट लेवल से ऊपर रखें ताकि फ्लूइड अक्यूमुलेशन कम हो। लेटर मैनेजमेंट। अगर इंजरी 2-3 दिनों में ठीक नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेज शुरू होती है। इस स्टेज पर इंजर्ड पर्सन को हीट थेरेपी दें, जैसे कॉन्ट्रास्ट बाथ, वैक्स बाथ या शॉर्ट वेव डायथमी। इंजर्ड एरिया को नॉन इंजर्ड साइड से कंपेयर करें। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस शुरू करें, लेकिन पेन खत्म होने के बाद ही। अगर पेन बना रहता है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। कभी कभी सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है। रिहैबिलिटेशन स्टेज। अब आता है सबसे क्रूशियल पार्ट, रिहैबिलिटेशन। इसमें गोल होता है एथलीट को धीरे धीरे फिर से स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट में वापस लाना। इसमें एक्टिव, पैसिव और रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस से इंजर्ड पार्ट को मजबूत किया जाता है। एक्सरसाइज इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है और एक्सपर्ट सुपरविजन में की जाती है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी जरूरी है ताकि खिलाड़ी फिर से कॉन्फिडेंट फील करे। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस, इंजरी को प्रिवेंट करने से लेकर मैनेज करने तक। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ओपन सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज यानी फ्रैक्चर्स और जॉइंट इंजरीज यानी डिसलोकेशन के ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन। बोन से जुड़ी इंजरीज को हम कहते हैं फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर का मतलब है बोन का ब्रेक होना या उसकी कंटिन्यूटी का डिस्टर्ब हो जाना। सिंपल शब्दों में कहें तो टूटी हुई हड्डी यानी ब्रोकन बोन। ये इंजरी तब होती है जब किसी बोन पर डायरेक्ट ब्लो लगता है, जैसे गिरने पर, कोलिजन में या किसी एक्सीडेंटल इम्पैक्ट से। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, फ्रैक्चर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक, सिंपल और क्लोज्ड फ्रैक्चर, यानी जब बोन टूटती है लेकिन स्किन या सॉफ्ट टिश्यू को कोई नुकसान नहीं होता। और 2, कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर, यानी जब बोन ब्रेक होकर स्किन को भी टियर कर देती है और अंदर का सॉफ्ट टिश्यू भी डैमेज हो जाता है। मैनेजमेंट ऑफ बोन इंजरीज। बोन फ्रैक्चर होने पर पैनिक नहीं करना चाहिए। सही मैनेजमेंट से रिकवरी पूरी तरह पॉसिबल है। फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट में सबसे पहले है अर्ली मैनेजमेंट। सबसे पहले फर्स्ट एड दें और पेशेंट को सेफ रखें
जब तक मेडिकल हेल्प अराइव न हो। रूल याद रखें, DRCABH यानी डेंजर, रिस्पॉन्स, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, हेमरेज कंट्रोल। अगर आप फर्स्ट एड के स्टेप्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी फर्स्ट एड की वीडियो देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो फ्रैक्चर्ड पार्ट को स्प्लिंट या बैंडेज लगाकर इमोबिलाइज करें। ओपन फ्रैक्चर की सिचुएशन में ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करें। आइस पैक्स लगाएं ताकि स्वेलिंग कम हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंजर्ड व्यक्ति को केयरफुली हॉस्पिटल पहुंचाएं। अब बात करते हैं लेटर मैनेजमेंट की, यानी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद फ्रैक्चर कंफर्म करने के लिए एक्सरे किया जाता है। बोन फ्रैगमेंट्स को स्किल्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा सेट किया जाता है, जिसे रिडक्शन कहते हैं। फिर प्लास्टर या फिक्सेशन डिवाइस से बोन को इमोबिलाइज किया जाता है। इस स्टेज में आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, यानी ऐसे एक्सरसाइजेस जिनमें मसल टेंशन होती है लेकिन मूवमेंट नहीं। इससे मसल स्ट्रेंथ बनी रहती है। लास्ट है रिहैबिलिटेशन। जब प्लास्टर हट जाता है तब शुरू होता है सबसे जरूरी फेज, रिहैबिलिटेशन। इसमें फोकस होता है फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और स्ट्रेंथ वापस लाने पर। इसके लिए 1. ग्रेजुअली रेंज ऑफ मोशन बढ़ाएं। 2. हीट थेरेपी और मसाज से स्टिफनेस दूर करें। 3. पहले आइसोटोनिक फिर आइसोकिनेटिक एक्सरसाइजेस करें। और 4. धीरे धीरे एथलीट को गेम कंडीशन में वापस लाएं। रिमेंबर, जल्दीबाजी में कंपटीशन में लौटना दोबारा फ्रैक्चर का खतरा बढ़ा सकता है, इसलिए रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस को पूरा टाइम दें। लास्ट इज जॉइंट इंजरीज यानी डिसलोकेशन। अब बात करते हैं जॉइंट इंजरीज की, यानी जब बोन्स अपने नॉर्मल पोजीशन से निकल जाती हैं। इसे हम कहते हैं डिसलोकेशन। सिंपल शब्दों में, जब जॉइंट की बोन्स अपने सॉकेट से बाहर निकल जाएं, तो वो डिसलोकेट हो जाता है। टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन। 1. लक्सेशन। जब जॉइंट पूरी तरह डिसलोकेट हो जाए, यानी कंप्लीट डिसलोकेशन। 2. सबलक्सेशन। जब जॉइंट पार्शियली डिसलोकेट हो, यानी बोन्स थोड़ी सी अपनी जगह से हिल जाएं। डिसलोकेशन के मैनेजमेंट में सबसे पहले बात करते हैं अर्ली मैनेजमेंट की। सबसे पहले कैजुअलिटी को कंफर्टेबल पोजीशन में रखें। इंजर्ड जॉइंट को हिलाएं नहीं, मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रखें। स्लिंग या बैंडेज से सपोर्ट दें। आइस पैक्स या कोल्ड कॉम्प्रेस लगाएं ताकि स्वेलिंग और पेन कम हो। और हमेशा याद रखें, DRCABH प्रोसीजर फर्स्ट एड का गोल्डन रूल है। अब बात करते हैं डिसलोकेशन के लेटर मैनेजमेंट की। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद एक्सरे या आर्थ्रोस्कोपिक असेसमेंट किया जाता है। स्किल्ड डॉक्टर जॉइंट को रिड्यूस करता है, यानी बोन्स को वापस नॉर्मल पोजीशन में लाया जाता है। इस दौरान एनेस्थेसिया भी दिया जा सकता है। फिर जॉइंट को कुछ दिनों के लिए इमोबिलाइज किया जाता है। रेस्ट और ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है ताकि मूवमेंट वापस आए। बॉडी के बाकी पार्ट्स एक्टिव रखे जाते हैं ताकि ओवरऑल फिटनेस मेंटेन रहे। और लास्ट फेज है रिहैबिलिटेशन। जब स्लिंग या इमोबिलाइजेशन हटा लिया जाता है, तब शुरू होता है रिहैबिलिटेशन फेज। सबसे पहले जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करें। अंडर वाटर एक्सरसाइज, हाइड्रोथेरेपी, व्हर्लपूल बाथ जैसी थेरेपीज यूज की जाती है। मसाज और स्ट्रेचिंग से स्टिफनेस हटाई जाती है। धीरे धीरे मस्कुलर स्ट्रेंथ वापस लाई जाती है ताकि जॉइंट स्टेबिलिटी बनी रहे। रिहैबिलिटेशन के बिना रिकवरी अधूरी है, इसलिए कंप्लीट रेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइजेस और एक्सपर्ट सुपरविजन जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। Till then, keep learning, keep implementing and keep improving.